Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Judicial Outlook. My name is Lalit Bhushan Paswan and I am a practicing lawyer at High Court of छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आज हम बात करेंगे राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल के ऊपर और ये जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट में राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल के ऊपर क्या कहा है। राइट टू डिफ़ॉल्ट बेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट बेल होता क्या है। डिफ़ॉल्ट बेल सीआरपीसी में कहीं भी डिफाइन नहीं है। डिफ़ॉल्ट बेल जजमेंट के थ्रू सामने आया है। डिफ़ॉल्ट बेल को समझने के लिए हमें सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस को पढ़ना और समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 57 और दूसरा सेक्शन है 167 और इसी के साथ में हम भारतीय संविधान का बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 भी पढ़ेंगे ताकि हम डिफ़ॉल्ट बेल को पूरी तरीके से समझ सकें। डिफ़ॉल्ट बेल को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी और साथ में समझेंगे आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सेक्शन 57 ये बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है और अपनी कस्टडी में रखा है तो पुलिस उस व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकता। पुलिस को अगर 24 घंटे से ऊपर उस व्यक्ति को अपनी कस्टडी में रखना है तो उस पुलिस को मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर हम बात करें आर्टिकल 22 क्लॉज 2 की तो यहाँ पर भी संविधान के अंदर ये कहा गया है कि पुलिस अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है विदाउट वारंट और अपने कस्टडी में रखती है तो विदिन 24 आवर्स में पुलिस को एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा और अगर 24 आवर्स से ज़्यादा कस्टडी में रखना है एक्यूज्ड को तो पुलिस को बकायदा मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर हमने समझा कि सेक्शन 57 और आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है। सेक्शन 57 ऑफ सीआरपीसी एंड आर्टिकल 22 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि पुलिस जिस व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करती है उसे 24 घंटे से ऊपर अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। अब यहां पर हमें यह समझना है कि सेक्शन 167 क्या कहता है। सेक्शन 167 ये कहता है कि अगर किसी भी अपराध से संबंधित कोई भी इन्वेस्टिगेशन को 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता तो फिर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी पुलिस और मजिस्ट्रेट के द्वारा। सेक्शन 167 ऑफ सीआरपीसी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें इसे पॉइंट वाइज समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर पुलिस को ये लगता है कि जिस व्यक्ति को उसने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है और जिस अपराध के लिए अरेस्ट किया है उस अपराध से संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन है उसको 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया जा सकता तो पुलिस उस व्यक्ति को जिसे उसने अरेस्ट किया है विदाउट वारंट नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करेगी और साथ में पुलिस डायरी जो होती है उसकी एक प्रति उसकी एक कॉपी मजिस्ट्रेट को सबमिट करेगी। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है जैसे ही पुलिस ऐसे व्यक्ति को जिसे उसने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करती है भले उस मजिस्ट्रेट को उस केस को सुनने का अधिकार हो या ना हो लेकिन उस मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर बहुत सॉलिड ग्राउंड है कि हम फर्दर उस व्यक्ति की कस्टडी पुलिस को दे सकते हैं तो वो मजिस्ट्रेट पुलिस को उस व्यक्ति की कस्टडी देगा और उस कस्टडी को ऑथराइज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि वो मजिस्ट्रेट जिससे भले उसे उस केस को सुनने का अधिकार हो या ना हो 15 दिन से ज़्यादा पुलिस कस्टडी ग्रांट नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट यह है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए एंड प्रोविजो इसके हिसाब से मजिस्ट्रेट जिसको उस पर्टिकुलर केस को सुनने का अधिकार है 15 दिनों से ज़्यादा भी कस्टडी ग्रांट कर सकता है। लेकिन उस कस्टडी को हम पुलिस कस्टडी नहीं बोलेंगे, उस कस्टडी को हम बोलेंगे जुडिशियल कस्टडी। अब हम ये समझते हैं कि अगर आपको 15 दिन से ऊपर एक्सटेंशन दिया जा रहा है कस्टडी का और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 15 दिनों से ज़्यादा एक्सटेंशन दिया जा रहा है तो उसका समय क्या होगा।
अकॉर्डिंग टू द प्रोविजो ऑफ 167, ऐसे अपराध जिनके लिए मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास निर्धारित किया गया है, ऐसे अपराधों के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए जो समय तय किया गया है वो है 90 दिन। लेकिन ऐसे अपराध जिसका पनिशमेंट डेथ पेनल्टी नहीं है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ नहीं है और 10 साल न्यूनतम उसका दंडादेश नहीं है, ऐसे अपराध के लिए 60 दिनों का इन्वेस्टिगेशन का समय अवधि तय किया गया है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ये समय अवधि तय क्यों की गई है? अगर पुलिस के द्वारा सीरियस ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को 90 दिन के अंदर समाप्त नहीं किया जाता, खत्म नहीं किया जाता, या अन्य अपराध से संबंधित इन्वेस्टिगेशन को 60 दिनों के अंदर खत्म नहीं किया जाता है, तो वहां पर एक्यूज्ड का संविधानिक मौलिक अधिकार बेल लेने का उत्पन्न होता है, जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट बेल। अगर 90 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेशन से संबंधित चार्जशीट मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस नहीं करती है, तो जैसे ही 90 और 60 दिन का समय समाप्त होता है, उसके बाद में जो एक्यूज्ड है, जो अभियुक्त है, उसका यह अधिकार है कि वो मजिस्ट्रेट के सामने में एप्लीकेशन दे और मजिस्ट्रेट उसको बेल ग्रांट करे। लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने की यह है कि जो एक्यूज्ड है वो जमानत देने के लिए रेडी हो, सही तरीके से जमानतदार कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए रेडी हो। तो यहां पर हमने समझा कि डिफॉल्ट बेल होता क्या है। जैसे ही 90 और 60 दिन का जो इन्वेस्टिगेशन का जो समय है समाप्त होता है, वैसे ही एक्यूज्ड का बेल लेने का अधिकार उत्पन्न होता है और इसी बेल लेने के अधिकार को और इस टाइप के बेल को हम डिफॉल्ट बेल की कैटेगरी में लाते हैं। अब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का राइट टू डिफॉल्ट बेल को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2020 को विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बहुत अच्छी तरीके से राइट टू डिफॉल्ट बेल के बारे में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह कहा है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सीरियस केस को लेकर 90 दिनों में खत्म नहीं होती या अन्य ऑफेंस से संबंधित इन्वेस्टिगेशन 60 दिनों के अंदर खत्म नहीं होती है, तो वहां पर एक एक्यूज्ड का बेल लेने का अधिकार उत्पन्न होता है, जिसे हम डिफॉल्ट बेल कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व करते हुए बहुत क्लियरली यह कह दिया कि राइट टू डिफॉल्ट बेल मात्र स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। राइट टू डिफॉल्ट बेल एक फंडामेंटल राइट है एक्यूज्ड का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो राइट टू डिफॉल्ट बेल एक मौलिक अधिकार है एक अभियुक्त का एज पर आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू डिफॉल्ट बेल को एक मौलिक अधिकार कहा है अभियुक्त का अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसके पीछे का कारण यह है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हर किसी को पर्सनल लिबर्टी का मौलिक अधिकार है, लेकिन इस मौलिक अधिकार को छीना जा सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा। तो इसका रिलेशन इस केस से कैसे है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 फर्स्ट प्रोविजो ऑफ CRPC के अनुसार, अगर कोई गंभीर अपराध का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उस इन्वेस्टिगेशन का जो अवधि है वो 90 दिन है और दूसरे अपराधों के लिए 60 दिन है। और अगर इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिन के अंदर खत्म नहीं होता तो उस अपराध से संबंधित जो एक्यूज्ड है उसका जमानत लेने का जो अधिकार है वो उत्पन्न होता है जैसे ही 90 और 60 दिन खत्म होता है। तो अगर 90 और 60 दिन खत्म होने के बाद भी जो एक्यूज्ड है उसको कस्टडी में रखा जाए तो उसको हम इलीगल कस्टडी बोलेंगे और जो कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन होगा, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पर्सनल लिबर्टी इज अ फंडामेंटल राइट और इलीगल कस्टडी पर्सनल लिबर्टी के जस्ट विपरीत उसके खिलाफ है।
और यह भी माना गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 फर्स्ट प्रोविजो आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। और पार्ट किस तरीके से है कि जो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो आर्टिकल 21 में कहा गया है उसी का पार्ट है सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सीआरपीसी। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि इलीगल कस्टडी हमेशा पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ होती है, इसीलिए एक अभियुक्त को इलीगल तरीके से पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में नहीं रखा जा सकता। तो इस तरीके से हमें यह समझ में आया कि राइट टू डिफॉल्ट बेल मौलिक अधिकार कैसे है अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बिक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में दिए गए अपने ऑब्जर्वेशन को दोबारा 15 मार्च 2021 में दोहराया गया एक केस के अंतर्गत। उस केस का नाम है फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से यह कहा कि राइट टू डिफॉल्ट बेल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ए एक्यूज्ड, क्योंकि जो प्रोसीजर सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है वो आर्टिकल 21 के सेकेंड पार्ट दैट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का ही भाग है। इसीलिए राइट टू डिफॉल्ट बेल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ एक्यूज्ड। तो यहां पर 2021 में भी फकरे आलम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में भी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि राइट टू डिफॉल्ट बेल इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ ए एक्यूज्ड। सुप्रीम कोर्ट के दोनों रिसेंट के केसेस को जब हमने समझा, उनके ऑब्जर्वेशन को जाना, तो हमें यह बहुत स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया कि राइट टू डिफॉल्ट बेल एक मौलिक अधिकार है अभियुक्त का। इसी तरीके से हम और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाते रहेंगे। उन डिफरेंट टॉपिक्स से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट के बारे में, उनके ऑब्जर्वेशन के बारे में आपको बताते रहेंगे। इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।